शुरू करते फिर। हम लोग ने क्वेश्चंस किए थे 4 तक और थ्योरी सब समझा था, ठीक है। थोड़ा सा ही थ्योरी जो बचा है वो हम लोग क्वेश्चन जैसे ही एक टाइप ऑफ क्वेश्चन इनकाउंटर करेंगे उसमें उस थ्योरी को पढ़ लेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा थ्योरी बचा है जिसमें हम लोग मान लो 5 टर्म्स पकड़ना है, 6 टर्म्स पकड़ना है। उस समय हम लोग क्या करते हैं, ऑड टर्म्स या इवन टर्म्स पकड़ना होता है और वैल्यू में क्वेश्चन में वैसा कुछ दिया नहीं है, तो बस एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बच गया है, उसका थ्योरी पढ़ना। बाकी सब हमारा हो चुका है। क्वेश्चन 4 तक हमने किया, अब हम लोग क्वेश्चन 5 करते हैं। थ्योरी अगर समझ में आ गया होगा तो हम लोग फटाफट क्वेश्चंस को उड़ा पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है इस बार, nth टर्म ऑफ ए जीपी इज 128। उसका पोजीशन क्या है, n है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है लेकिन वो 128 है उसका वैल्यू, पोजीशन नहीं पता। एंड बोथ द फर्स्ट टर्म ए एंड फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, एंड द कॉमन रेशियो आर इज 2। कॉमन रेशियो भी पता चल गया, 2 है। द फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी, ठीक है। कितने टर्म्स हैं जीपी में, ऐसे A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, ऐसे डॉट 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 AN होना चाहिए। AN बोल सकते हो या इसको 128 वैल्यू के टर्म्स में बोल सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है सीरीज में, ठीक है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब एक पोजीशन n का क्या है ये पूछा है, ठीक है। बोथ द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन रेशियो आर 2। अच्छा, लैंग्वेज हमने थोड़ा सा पढ़ा नहीं सही से। बोथ द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन रेशियो आर 2, इसका मतलब फर्स्ट टर्म भी बता दिया क्या है, 2 है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म अगर 2 है तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, तो कॉमन रेशियो 2 मल्टीप्लाई हुआ होगा तब यहाँ पे पहुंचा होगा, तो ये 4 हो जाता। फिर यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा थर्ड टर्म बनने के लिए, फिर से 2 मल्टीप्लाई हुआ होगा तो कितना हो जाएगा 8। ऐसे कर कर बढ़ते गया है, 128 तक गया है। तो ये फर्स्ट है पोजीशन, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ऐसे करते हैं 128 का पोजीशन क्या है, ठीक है। तुमको अगर सीरीज जो पावर का याद करने को दिया था 2 के, तो 2 टू द पावर कितना होता है 128। डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 128 जो होता है 2 टू द पावर 7 होता है। 2 टू द पावर 3 8 होता है, 2 टू द पावर 4 16 होता है, 2 टू द पावर 5 32 होता है। ऐसे करके हम पूरा परसेंटेज का जो शीट एक मैंने शेयर किया है उसमें सब कुछ दिया हुआ है। बस 2 के सारे पावर्स हम लोग याद करते हैं 10 तक, बाकी और किसी का 10 तक पावर याद नहीं करते, क्योंकि 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नंबर सिस्टम में। उसके पावर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह यूज करता है। तो हमने क्या समझा कि ये 128 क्या होता है, 2 रेज़ टू द पावर 7 होता है। तो ये किससे बना होगा, ये क्या 7th पोजीशन है कि 8th पोजीशन है, नहीं 7th पोजीशन नहीं है, क्योंकि ये किससे बना होगा, ये an किससे बनता है, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर n-1, ऐसा ही होता है ना। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ना, फर्स्ट टर्म क्या था यहाँ पे 2, कॉमन रेशियो क्या था वो भी 2 टू द पावर क्या n-1, ये n का वैल्यू ही तो निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर n भी दे देगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा क्यों, n ही तो वही है ना नंबर ऑफ टर्म्स। 2 टू द पावर 7 इक्वल टू क्या होगा, ये n-1 है, n-1 पावर क्या होता है, अगर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे ऐड होता है, तो n-1 प्लस 1 कितना हो जाएगा n। तो n का वैल्यू क्या आ गया 7, तो पोजीशन क्या हो गया, ये 7th पोजीशन है, ये 7th पोजीशन है, मतलब सही था कि n का वैल्यू 7 है। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 7 हो गए। ऐसे भी देख सकते हैं 2 4 8 16 32 64।
इसके बाद 128 आता है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी देख सकते हो। इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। टू इंटू टू, ये वाला, इसके पास पावर है ना, डायरेक्ट 4 नहीं होगा, वो पावर दोनों ऐड करना पड़ेगा ना। ये पावर दोनों का ऐड होगा, 1 प्लस n माइनस 1, तो 1 और -1 यहाँ पे कट जाता है तो बस n बचता है। अगर ये तू सोचना ऐसे 2 raised to the power 3 और यहाँ पे इंटू 2 to the power 4 है, तो क्या होगा, दोनों का पावर प्लस होगा ना, 2 3 + 4 7, 2 to the power 7 होगा। वही लॉजिक फॉलो हुआ है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 21/2। ठीक है, क्या बोल दिया, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी 21/2 है, एंड द प्रोडक्ट इज 27। फाइंड द कॉमन रेशियो, और रेशियो बता दिया ग्रेटर देन 1 है, मतलब सीरीज बढ़ रहा है कि सीरीज कम हो रहा है। जीपी का आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो सीरीज बढ़ता है ना, 1 से नीचे होता है तो घट रहा होता है, और 1 हो रहा होता है तो वही सेम वैल्यू चलेगा ना। जैसे हमने एक सीरीज देखा था 3 3 3 3 3, कॉमन रेशियो क्या था, 1। 1 अगर है तो सीरीज वही है, ना वो बढ़ेगा ना गिरेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 करने से तो नंबर सेम रहता है। लेकिन 1 से बड़ा वैल्यू से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो सीरीज क्या होता है, बढ़ने लगता है। लेकिन 1 से छोटा वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, आर ग्रेट स्मॉलर देन 1 अगर होता है तो सीरीज क्या होने का, छोटा होने लगेगा, है ना। कहाँ तक चला जाएगा, 0 तक जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी में जाएगा। अब हमको पता है कि 1 से नीचे वाला पार्ट सब ऐड करते हैं तो 1 होता है, वो भी मैंने बताया था। तो इसमें वो वाला पार्ट है जिसको हम लोग समझने के लिए, वो जो मैंने एक बताया था ना, थोड़ा थ्योरी मिसिंग था, उसको करते हैं। अभी नहीं पता, आप वो नंबर होगा कोई, उस पर कॉल कर लीजिए। 1 मिनट। शुरू करते हैं। तो मैं बता रहा था कि कुछ एक छोटा सा मैं बताया था ना कि थ्योरी बचा है, जो हम लोग नंबर को सपोज करके पकड़ना पड़ता है एक से ज़्यादा,
तो उसमें वो थ्योरी लगता है, वो हमारा बस मिसिंग था, वो इस क्वेश्चन में लगेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था इज इतना, 3 नंबर्स के ऐड करेंगे इतना, एंड देयर प्रोडक्ट, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, 27 आएगा। बात समझ में आ रहा है? 3 नंबर को ऐड करेंगे तो इतना आएगा, 3 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। उस केस में क्या करें? एक होता तो हम लोग सिंपली कर लेते, है ना, ए एन इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 करके एक को पकड़ लेते हैं। लेकिन एक साथ 3 करना है या फिर एक साथ 2 से ज़्यादा करना है, तब इशू आता है। तो उसके लिए वो थ्योरी तुमको पता होना चाहिए, तो उसमें हम लोग पहले चलेंगे। कि नंबर्स को पकड़ते कैसे हैं, एक से ज़्यादा अगर पकड़ना हो तो। ये रहा लास्ट पार्ट है हमारे थ्योरी का। देखो, इसका हमने मिड वैल्यू वाला बात तो समझा था कि मिड वैल्यू मतलब क्या होता है। वो एक तरह से एवरेज था इस चैप्टर में, यहाँ पे एवरेज लाई करेगा। 6 नंबर्स है तो एवरेज यहाँ पे लाई करेगा, बीचों बीच लाई करेगा। लेकिन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने मिड वैल्यू क्या देखा था, या फिर एवरेज का क्या देखा था, कि इसका अरिथमेटिक एवरेज तो बीचों बीच लाई नहीं करेगा, कहीं और लाई करेगा। लेकिन जो ज्योमेट्रिक मीन है वो बीचों बीच लाई करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसका अरिथमेटिक मीन बीचों बीच लाई करता है, इसका ज्योमेट्रिक मीन बीचों बीच लाई करता है। लेकिन इसका अरिथमेटिक मीन बीचों बीच लाई करता है, लेकिन इसका अरिथमेटिक मीन बीच में लाई नहीं करता है। फिर से बताता हूँ हमने क्या पढ़ा था। अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होगा, एवरेज। इसका एवरेज बीचों बीच लाई करेगा, इसका एवरेज बीचों बीच लाई नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसका अरिथमेटिक मीन एवरेज ही होता है, तो ये बीचों बीच लाई करता है। लेकिन इसका ज्योमेट्रिक मीन वो एवरेज नहीं होता, बट वो बीचों बीच लाई करता है। बात समझ में आया? तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में जियोमेट्रिक मीन बीचों बीच लाई करेगा, लेकिन अरिथमेटिक मीन इसका बीचों बीच लाई नहीं करता। यही बात है, ठीक है। तो वो मिड वैल्यू वाला तो हमने समझ लिया था। उसके बाद ऑल पॉसिबल केसेस एंड लिमिटेशंस, इसको हम लोग समझते हैं। और निकालने का टेक्निक भी देखा था कि ये मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर के बराबर होता है ना। या फिर इसको डायरेक्ट निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड दिस इनटू दिस करके स्क्वायर रूट करते हैं। वो हमने ज्योमेट्रिक मीन का निकालने का सीखा था, है ना। जैसे इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ये होगा 32 होगा। क्यों? क्योंकि 32 इंटू 32 विल बी इक्वल टू 8 इंटू 128। ये हमने समझा था मिड वैल्यू, ठीक है। वैसे ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी क्या होता है, इन दोनों का एवरेज ये होगा, बीच में लाई करता है। तो अरिथमेटिक मीन बीच में लाई करता है, ज्योमेट्रिक मीन भी बीच में लाई करता है। लेकिन इस ज्योमेट्रिक मीन का अगर अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो वो बीच में लाई नहीं करेगा। बस इतना ही है बात, है ना। तो इसमें लेकिन एक स्पेशल केस बच जाता है कि जब हम लोग को नंबर को पकड़ना हो, ठीक है, नंबर को पकड़ना हो मतलब अचानक एक से ज्यादा पकड़ना हो नंबर्स को, तभी हम लोग को एक स्पेशल केस आता है क्वेश्चन का, वो हमने अभी इनकाउंटर किया। तो उसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे, देखो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये है सेकंड टर्म, दिख रहा है ना। और इसको जूम इन करते हैं, दोनों का एक साथ बताता हूं मैं, एपी और जीपी दोनों का। ठीक है ना। ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म,
एंड फिफ्थ टर्म। पहले 5 वाला बता देता हूँ, 5 वाला इजी रहता है। 5 वाला मतलब क्या, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर होंगे तो वो इजी होते हैं। इवन नंबर टर्म्स में थोड़ा इशू होता है, वो हम लोग बाद में डील करेंगे। यह है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये तो सबको पता है। अब देखो इशू क्या है कि तुमको क्वेश्चन में अगर बोल दे कि इन तीनों को, ये सॉरी 5 है ना, इन पांचों को मल्टीप्लाई करके कुछ एक वैल्यू आता है। सोचो कुछ भी आता है, तो मान लो 32 आता है, तो तुमको पूछेगा कि इसका मिड टर्म निकालो क्या है, या फिर फर्स्ट टर्म निकालो क्या है, लास्ट टर्म निकालो क्या है। तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वैल्यू एक दिया है और 5-5 तुमको एज्यूम करना है। यहाँ पे 5 टर्म्स है तो 5-5 एज्यूम करना है। तो एज्यूम कैसे करें, इसी का हमें बस थ्योरी थोड़ा समझना है। ठीक है, तो एज्यूम ऐसे करते हैं कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसको a इंटू आर, ए इंटू आर इंटू आर, ए आर स्क्वायर, ये ए आर क्यूब हो गया, ये ए आर टू द पावर 4 हो गया। ऐसा होता है ना, फर्स्ट टर्म से ऐसे मूव करते हैं। फर्स्ट टर्म ए, उसका कॉमन रेशियो एक एक करके मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे होता है। लेकिन जब एज्यूम करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मिड वाला है ना, उसको हम लोग पकड़ लेते हैं। कुछ भी मान लो, उसको मैं m पकड़ लेता हूँ। चलो, m मतलब मिड, ऐसे करके। तो हम लोग एजम्पशन कहाँ से पकड़ना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से ना पकड़ के हम लोग बीचों बीच पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमें ये फायदा होगा कि m को किससे मल्टीप्लाई करते तो आगे जाता कॉमन रेशियो से। ठीक है, लेकिन अगर पीछे जाना हो तो हम लोग क्या समझे थे, कैसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, कॉमन रेशियो से, लेकिन इनवर्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं। सही बोला तुमने, तो डिवाइड करते हैं। तो ये होगा ना पीछे जाने के लिए m/r, ऐसा होगा। इसके और आगे जाना होता तो होता mr²। इसके और पीछे जाना होता तो क्या होता, mr²। नीचे आ गया r², इधर ऊपर आ गया। अब गेस करो, अगर सबको मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आएगा। अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला क्या था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 नंबर्स, है ना। सीरीज में, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सीरीज में मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 नंबर्स इज दिस मच। यहाँ पे 32 मैंने पकड़ लिया, बट वहां पे कुछ भी दिया था। तो वो सीरीज में क्या होगा, तो हमें ऐसे करके पकड़ूंगा तो इससे फायदा क्या होगा कि r² कट जाएगा, ये r कट जाएगा, और बच क्या जाएगा m इंटू एम इंटू एम इंटू एम इंटू एम। तो मैं बोल सकता था कि 32 इज इक्वल टू m टू द पावर 5, और 32 मतलब होता है 2 टू द पावर 5, तो m का वैल्यू आ गया 2। लेकिन m फर्स्ट टर्म नहीं है, m क्या है, मिडिल टर्म है। बात समझ में आया? तो ये एजम्पशन का टेक्निक है। कब? जब एक से ज्यादा वैल्यू तुमको एज्यूम करना होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। बात समझ में आया? उसी तरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी तुमको पूछ सकता था। इसको हम लोग कैसे मूव करते थे सीरीज में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग कॉमन रेशियो की जगह कॉमन डिफरेंस एक ऐड करते जाते थे सीरीज में। जैसे इस सीरीज में क्या है, +5 +5 +5 +5, ऐसे करके बढ़ रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था ना, a है ये फर्स्ट टर्म, ये क्या है a + d है, ये a + 2d है, a + 3d है, a + 4d है। कॉमन डिफरेंस यहाँ 4 बार ऐड हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ पर डायरेक्ट जाने के लिए तुमको 4 बार 5 को ऐड करना पड़ेगा। तो 4 5 20, वो फर्स्ट टर्म में 8 में ऐड करोगे 20 + 8 28 हो गया। बात समझ में आता है? तो यहाँ पे भी अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग अगर एजम्पशन करना होता कि 5 नंबर्स को ऐड करके एक वैल्यू आता है, मान लो वो 32 ही होता है, ठीक है,
तो उसमें क्या करेंगे, सेम केस करेंगे। अब हम लोग स्टार्टिंग से नहीं पकड़ सकते, जो हम लोग पहले से पकड़ आ रहे हैं थ्योरी में। यहाँ पे पकड़ने के लिए हम लोग को पकड़ना कहाँ से पड़ेगा, मिडिल से। मिडिल में हम लोग क्या पकड़ेंगे, ये 5 टर्म्स थे, इसका भी सम मान लो 32 बोल दिया, तो मिडिल से पकड़ेंगे। मिडिल में क्या पकड़ेंगे, m। उसको आगे जाने के लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, तो होगा m प्लस डी। पीछे जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं m माइनस डी। और आगे जाना होता है m प्लस डी से तो m प्लस 2d, और पीछे जाना होता तो m माइनस 2d। अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं तब आता है, मान लो क्वेश्चन बोल रहा था 32 आता है, तो इन सब को अगर ऐड कर दूंगा तो मेरे माइनस 2d प्लस 2d कट जाएगा, माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, और सबको ऐड करके क्या आएगा 5m इक्वल टू 32। तो m का वैल्यू आ जाएगा 32/5 इक्वल टू कितना होगा, ऊपर टू नीचे 6.4। बात समझ में आया। सेम टेक्निक का यूज किया कि मिडिल वैल्यू को हमने पकड़ा m, लेफ्ट को माइनस, राइट को प्लस, और लेफ्ट जाओगे तो डबल माइनस, और राइट जाओगे तो डबल प्लस। सेम टेक्निक यहाँ पे जीपी में भी हम लोग एजम्पशन में यूज करते हैं। मिडिल को पकड़ा m, राइट जाओगे तो इंटू आर, लेफ्ट जाओगे तो डिवाइड बाई आर, और राइट जाना है तो इंटू आर स्क्वायर, 2 बार आर मल्टीप्लाई हुआ, और लेफ्ट जाना है तो डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इससे क्या होता है, बस एक टेक्निक है ताकि ये कटे, ये कटे, और सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन हो जाए, एक ही वेरिएबल बचा रहे सीरीज में। यहाँ पे भी सेम टेक्निक है ताकि हम लोग डी को कट करके सिंगल वेरिएबल में ला सके। बस यही एक छोटा सा थ्योरी बच गया था तुम लोग का, अजम्पशन का, अगर एक से ज्यादा को पकड़ना होता है तो। ठीक है, तो ये ऑड वाला इजी है। इशू कब आएगा, जब हम लोग इवन में चलेंगे तो। ठीक है, ऑड वाला तो इजी है, बीचों बीच पकड़ लो। लेकिन मान लो ये 28 प्लस 5 कितना होता, 33, और 128, अच्छा इसको इस साइड वाला इंटू 2 था ना, ये 4 होता सीरीज में। इसको पहले डिलीट करता हूँ, ये लिख लिया ना, इसको एक बार पहले लिखो, उसके बाद मैं बताता हूँ इवन वाला कैसे करें। ठीक है, बात समझ में आ रहा नहीं। ऑड टर्म से 5 है, अगर 6 होता तो क्या करते हैं, तब हम लोग बीच में तो नहीं होगा ना, तब एक हल्का सा ट्विस्ट है, वो मैं बता देता हूँ, तुम इस दोनों को लिख लो पहले। अगर ये पेज प्रिंट आउट करके लाए हो तो उसी में लिख लेना इसको। और ये लिख लेना, ये अजम्पशन टेक्निक है। क्या है, अजम्पशन टेक्निक है फॉर मोर देन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल नहीं, मोर देन वन टर्म।
थोड़ा देर पहले वो एवरेज वाला बताया था ना, वो एवरेज वाला इसीलिए बताया था क्योंकि उसका थोड़ा यहाँ पे रोल प्ले है, क्योंकि ये अगर एवरेज है ना, ज्योमेट्रिक मीन है, एवरेज नहीं ज्योमेट्रिक मीन है, तो ये और ये दोनों मिलके ज्योमेट्रिक मीन देता है, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये ज्योमेट्रिक मीन है तो ये और ये मिलके ज्योमेट्रिक मीन देता है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए वो मैं बता रहा था कि मीन ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन। उसी तरह यहाँ पे भी सेम है, अरिथमेटिक मीन में ये मिडिल वैल्यू है, देखो ये और ये मिलके इसको देते हैं, है ना, a+4, ये मिलके क्या हो 2a+4d, डिवाइड करेंगे तो a+2d बचता है ना। ये दोनों मिलके इसको देते हैं और ये दोनों मिलके भी इसको दे सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो मीन वाला भी बताया था, थोड़ा कनेक्टेड है, लिख लिया। आगे बढ़े ना। देख अब हम लोग का थोड़ा सा ये पार्ट बच गया, ये जो हमने थोड़ा सा पढ़ा कि एजम्पशन का, उसमें बस इवन वाला पार्ट थोड़ा सा बच गया। इवन में मैं इसको ऐसा दिखा सकता था, इवन में कि मान लो यहाँ पे नेक्स्ट सीरीज में क्या होता 33 होता, +5 होते जाता था और एक वैल्यू ऐड कर दे तो ये होता 33, और यहाँ पे इंटू 2 होते जा रहा था तो यहाँ पे होता 256, ऐसा हो सकता था। ऑड टर्म्स की जगह इवन टर्म्स हो सकता था। तो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते थे, एजम्पशन अगर कर रहे होते तो मिड वैल्यू तो अब कोई है नहीं, है ना, मिड वैल्यू अब कोई नहीं है, तब इस जगह पे क्या करते हैं कि हमको पता है लेकिन मिड वैल्यू कहाँ लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा ना, तो हमें पकड़ना क्या पड़ेगा मिड वैल्यू को m, लेकिन r पकड़ते समय थोड़ा केयरफुल रहना है, ठीक है। ये मिड वैल्यू को हमने यहाँ पे पकड़ लिया m, तो इसको हम लोग पकड़ेंगे mr, इसको हम लोग पकड़ेंगे क्या ना, m तो मिड में है, m डिवाइडेड बाई r, लेकिन इस r का वैल्यू हम लोग कैपिटल R रखेंगे, स्मॉल r नहीं दिखाएंगे, आगे समझेंगे क्यों ऐसा। ये m/r है, ये mr है, ठीक है। अब देखो यहां से यहां पे जाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, यहां से यहां जाने के लिए r से, यहां से यहां जाने के लिए 1/r से, ठीक है। तो यहां से यहां जाने के लिए कितना से करना पड़ेगा, 2r लगा था, 2r मतलब r इंटू r, है ना, क्योंकि इसमें देखो m/r था, तो यहां से तुम यहां पे अगर जंप करना चाहते हो m/r से इसमें जंप करना चाहते हो तो r² मल्टीप्लाई करोगे तो एक r और एक r कट आएगा, तभी तो mr बचेगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है ना छोटा r इज इक्वल टू कैपिटल R², ये बात समझ में आया कि नहीं, इसलिए मैंने छोटा r नहीं पकड़ा। छोटा r हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन रेशियो से, और ये कैपिटल R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बस एक रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉमन रेशियो नहीं है, ठीक है। तो और यहाँ से यहाँ पे अगर जंप करना है तो हम लोग को क्या पता चल गया, r² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, r का वैल्यू क्या है r², यहाँ पे होगा mr³ फिर mr⁵, उसी तरह लेफ्ट में जाएंगे
ये मिडिल वैल्यू है, इसके लेफ्ट राइट में ये दोनों है, इसका इधर होगा तो m बाई आर क्यूब, है ना, क्योंकि आर स्क्वायर है छोटे आर का वैल्यू। तो पीछे, यहां से पीछे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 बाई आर से मल्टीप्लाई करते थे, तो 1 बाई आर यहाँ पे क्या है, 1 बाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे 1 बाई कैपिटल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो 2 प्लस 1 3 हो गया। उसी तरह यहाँ पे m बाई, फिर से इसको 1 बाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आर टू द पावर 5 1 बाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे भी 1 बाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे भी 1 बाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आर स्क्वायर से बोल सकते हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए हम लोग रिवर्स जाने के लिए 1 बाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये रिवर्स जाने के लिए 1 बाई आर स्क्वायर, रिवर्स जाने के लिए मतलब लेफ्ट की तरफ जाने के लिए 1 बाई आर स्क्वायर, और राइट साइड जाने के लिए आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एरो यहाँ पे भी लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। बात समझ में आया? यहाँ पे कॉम्बस इतना ही ट्विस्ट है कि मिडिल वैल्यू जो है वो सीरीज में प्रेजेंट नहीं है, जो m पकड़ते हैं उसको हम लोग m पकड़ने के बाद निकालना पड़ता है लेफ्ट राइट सीरीज के वैल्यूज को। वो कैसे निकलेगा, m इंटू कैपिटल आर, इधर m बाई कैपिटल आर। तो कॉमन रेशियो दिखने में लग रहा है सिर्फ r हो सकता है, लेकिन कॉमन रेशियो सिर्फ r नहीं है, वो कैपिटल R स्क्वायर है, इसीलिए उसको हमने स्मॉल r यूज नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या हो गया, r स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर का वैल्यू से मल्टीप्लाई होते होते जा रहा है। अगर ऐसा है तब हम लोग वापस अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, r टू द पावर 5 कट जाएगा, इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, तो सबका मल्टीप्लिकेशन देगा क्या, m टू द पावर 6। बात समझ में आया? इसलिए हम लोग ऐसा टेक्निक पकड़ते हैं। अगर ऐसा टेक्निक नहीं पकड़ोगे तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। इस तरह के क्वेश्चन जो पूछेंगे ना कि 6 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आता है, मान लो 64, 6 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आता है 64, तो बताओ मिड टर्म क्या है या फर्स्ट टर्म क्या है, ऐसा करके पूछते हैं। जनरली मिड टर्म ही पूछते हैं, फर्स्ट टर्म नहीं पूछेंगे, नहीं तो फर्स्ट टर्म पूछने के लिए उनको आर का वैल्यू देना पड़ेगा, तब तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तुमको सिर्फ पूछेंगे क्या, मिड टर्म क्या है, यही इस क्वेश्चन में निकाला जा सकता है। और इस क्वेश्चन को करने का बस यही टेक्निक है कि तुमको पहले से एजम्पशन का टेक्निक पता हो, अदरवाइज इस क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता। बात समझ में आया? एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसका थ्योरी मैंने तुमको समझाया। सेम कॉन्सेप्ट एपी में भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग m पकड़ते थे, तो यहाँ पे हम लोग पकड़ेंगे m प्लस, नहीं माइनस था यहाँ पे, लेफ्ट में जाते हैं तो m माइनस डी, राइट में जाते हैं तो m प्लस डी, और राइट में अब दोनों में गैप कितने का आ गया, हाँ? नहीं d के टर्म्स में बोलना है, m माइनस डी और m प्लस डी में कितना डिफरेंस है, 2d का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 2d का गैप है। इसमें m माइनस डी प्लस 2d करोगे, m माइनस डी प्लस 2d करोगे, तब क्या हो जाएगा, माइनस डी और 2d मिलके 1d बचेगा, तब m प्लस डी होगा। दिख रहा है ना, m माइनस डी में 2d ऐड करोगे तब m प्लस डी होगा। ये बात को समझना, या m प्लस डी में से 2d माइनस करोगे तब m माइनस डी होगा। तो दिख रहा है कि d है गैप, लेकिन है क्या गैप, 2d का गैप है। सेम यहाँ पे भी दिख रहा है इन दोनों के बीच में m बाई आर और एम आर में कॉमन रेशियो एक r का अंतर है, लेकिन r स्क्वायर का अंतर है ना। तो वही चीज है यहाँ पे m प्लस डी, तो यहाँ पे क्या पकड़ेंगे, 2d का गैप है तो m प्लस 3d, यहाँ पे m प्लस 5d, उसी तरह इधर m माइनस 3d, m माइनस 5d। इस तरह पकड़ने का फायदा क्या होगा कि अगर इन सबको ऐड करोगे
तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो सबको ऐड करके हो जाएगा 6m। बात समझ में आया? ये एक टेक्निक है एजम्पशन का, ताकि हमारा एक ही वेरिएबल बचा रहे। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन में यूज करें। जिस क्वेश्चन में अटके थे उसके लिए ही ये पूरा थ्योरी मैंने बुक में डाल के रखा है। ये वो करने से कुछ भी करके निकलेगा नहीं, ये टेक्निक पता होना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन को सॉल्व किया सकता है। ठीक है, वापस चलते हैं उस क्वेश्चन में फिर। करो इस क्वेश्चन को अब। ये पार्ट तो पहले किया ना, अरे ये पार्ट तो पहले करो। एंड प्रोडक्ट इज 27, कितने? फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी। ये बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी, ये पार्ट पहले आंसर करो। 27 आ रहा है, कैसे पकड़े जीपी को? 3 टर्म है, ऑड है कि इवन है? तो ऑड के लिए क्या पकड़ते, कैसे पकड़ते हैं? मिड वाला पहले पकड़ेंगे ना, तो एम, तो उसके राइट में कौन आएगा? एम आर। लेफ्ट में कौन आएगा? तो फर्स्ट टर्म कौन सा हो गया? ये हो गया। सेकंड टर्म ये हो गया। थर्ड टर्म ये हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लियर है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रोडक्ट इज 27, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा 27।
मैं अचानक उठ के ऐसे क्यों पकड़ लिया, अभी तो समझ में आ रहा है ना, इसके लिए ही पूरा इतना देर थ्योरी बताया। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आर आर कट जाएगा, m इंटू एम हो जाएगा, तो 27 इक्वल टू एम क्यूब, तो m का वैल्यू आ गया 3, क्योंकि 27 मतलब होता है 3 टू द पावर 3 एम क्यूब, इसलिए m का वैल्यू 3 आ गया, है ना। ये भी परसेंटेज का शीट में दिया था कि 27 क्या होता है, 3 का पावर 3 होता है। 3 का पावर हम लोग 5 तक याद करते हैं, और 5 का पावर भी हम लोग 5 तक याद करते हैं, परसेंटेज शीट में दिया हुआ था, ठीक है। m का वैल्यू आ गया 3, ये क्या फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है या थर्ड टर्म है, ये अपना सेकेंड टर्म है ना, ये है ना, तो इसका वैल्यू दे दिया है 27। बात समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 21/2, ठीक है, तीनों को ऐड करते हैं तो 21/2 आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में उसको यूज करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 21/2 इज इक्वल टू m/r प्लस m प्लस mr, आर स्क्वायर कौन क्यों, बस mr, ऐसा वो लिख सकता था क्या मैं। m का वैल्यू मुझे पता है क्या, 27 मैंने निकाला, और ये जो एजम्पशन वाला टेक्निक मैंने बताया ना ऑड टर्म्स इवन टर्म्स में, m का वैल्यू हाँ 3, m का वैल्यू 3 है, मैंने 27 क्यों लिख दिया, m का वैल्यू 3 है, सॉरी, m का वैल्यू 3 है, सही बोला। तो मैं क्या बता रहा था कि ये एजम्पशन टेक्निक से बस एक ही चीज निकाला जा सकता है m, और कुछ नहीं निकाला जा सकता, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, और सिर्फ इसी टेक्निक से निकलेगा। तो m का वैल्यू हमें 3 पता है, अब जैसे 3 मैं डालूंगा मैं बस r का वैल्यू निकालना बच जाएगा, और तो कुछ निकालना नहीं है ना। और पूछा क्या है, फाइंड द कॉमन रेशियो, और वो r जो है ग्रेटर देन 1 होगा, तो बस 3 डाल देते हैं इसमें, 21/2 इक्वल टू 3/r प्लस 3 प्लस 3r, ऐसा हो गया। 21 ये तो एक वेरिएबल के साथ है, ये भी वेरिएबल के साथ है, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और इस 3 को इधर लाके माइनस करते हैं, इधर माइनस करेंगे तो इसको हम लोग 6/2 पकड़ेंगे, 6 इसमें से गया 15/2, 3 कॉमन लिए तो r प्लस 1/r, ये समझ में आया कि नहीं, कि समझाओ। 21/2 से मैंने 3 माइनस करके 15/2 लिख दिया। फटाफट कैसे करते हैं, बच्चों वाला टेक्निक अगर यूज नहीं करना है तो 3 को यहाँ पे लाके प्लस माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, है ना, नीचे में इसका 2 होना चाहिए, तो नीचे में 2 करने के लिए ऊपर भी तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, अचानक 2 तो नीचे नहीं ला सकते, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6/2 हो जाएगा। 6/2 इसके साथ हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसमें से 6 माइनस होगा क्योंकि प्लस था इधर साइन, इधर जाकर माइनस होगा, तो 21 माइनस 6 15 आता है, 15/2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, है ना, एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ा। और इन दोनों में मैंने क्या कॉमन ले लिया, 3, तो वो बच के गया ब्रैकेट में r प्लस 1/r। यहाँ तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए कि ऑप्शन को यूज करके इसमें पुट करके देखना चाहिए कि कौन सा वैल्यू मैच कर रहा है। ऑप्शन पुट करके देखो, ऑप्शन आंसर तो सामने लिखा हुआ है, क्यों मैं इसका इक्वेशन बना के सॉल्व करूं, फालतू का टाइम जाएगा। सीधा वैल्यू उठाओ, 2 इसमें पुट किए, 2 प्लस 1/2 कितना होता है, 2 प्लस 1/2 5/2 होता है ना, 5/2 इंटू 3 15/2, 15/2 मैच कर गया। आंसर यही है, और किसी में मैच नहीं करेगा, देख सकते हो। 3 अगर डाल देते, 3 प्लस 1/3 कितना होता है, 10/3, 10 3 30/3 आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था,
है ना, इससे आंसर से ज़्यादा आ रहा है मतलब हम लोग को 3 हमने ज़्यादा पकड़ लिया, तो वैल्यू को कमाना पड़ेगा तभी आंसर मैच करेगा। 3 के नीचे कौन सा ऑप्शन था? 2, बाकी ऑप्शन है भी नहीं। समझ में आया? हमारा पूरा थ्योरी सारे क्वेश्चंस का भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हो चुका है, अब हम बस थोड़ा और आगे प्रैक्टिस करते हैं। इसको लिख लो। हो गया ना? फटाफट लिखो। बस इसको समझाने के लिए वो थ्योरी पूरा हमने सीखा। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 हो गया था ना? 7 बचा है, बस आज खत्म हो ही जाएगा ये। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि फाइंड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होना चाहिए फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू, प्रोग्रेशन होना चाहिए, प्रोग्रेस नहीं, प्रोग्रेशन, for which the sum of first two terms is -4 and fifth term is 4 times the third term if r is greater than 1। ठीक है, बोल रहा है फर्स्ट टू टर्म्स का सम करें तो आना कितना चाहिए? -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। पांचवा टर्म जो है थर्ड टर्म से कितना गुना है? 4 टाइम्स है। ठीक है, तो टोटल कितने टर्म्स यहाँ पे बता रहा है सीरीज में? 5 टर्म्स तक ये कुछ ना कुछ बोली जा रहा है, तो हम लोग 5 टर्म पकड़ते हैं। पकड़े कहाँ से? शुरू से पकड़े कि मिडिल से पकड़े? मिडिल से पकड़ते हैं, तो मिडिल टर्म को m मान लेते हैं। ये मिडिल टर्म m जो है ये थर्ड टर्म है। राइट साइड में जाएंगे तो होगा mr, ये हो गया फोर्थ टर्म। इसके लेफ्ट में जाते सेकंड में तो m/r,
और राइट में जाओगे तो एम आर स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म में जाओगे तो एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा टेक्निक हो गया। क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ द फर्स्ट, कहाँ गया भाई, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। इन दोनों को ऐड करने से आता है कितना, -4। एम बाई आर स्क्वायर प्लस एम बाई आर इक्वल टू -4। और बोला है फिफ्थ टर्म, दिस इज द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ये थर्ड टर्म का कितना गुना है, 4 गुना है। ये इसका कितना गुना है, 4 टाइम्स। यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसी बात पे। यहाँ पे m है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है वैल्यू के टर्म्स में। क्वेश्चन यहाँ पे हमने जो रिलेशन पकड़ा है उसके टर्म्स में कितना गुना है, आर स्क्वायर ही है ना, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि m इंटू 4 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये बात पच रहा है कि नहीं। थर्ड टर्म कहाँ गया, हाँ, द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को 4 टाइम्स करोगे, थर्ड टर्म क्या था m, उसको 4 टाइम्स करोगे तो वो फिफ्थ टर्म के बराबर होता है ना। तो इससे हम लोग कट कर सकते हैं, m कट गया, आर स्क्वायर का वैल्यू 4 आया, तो r का वैल्यू क्या आएगा, 2। तो कॉमन रेशियो r मिल गया। अब क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बस पूछा था। अच्छा, इसमें कुछ ऑप्शन नहीं था, बस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तुमको निकाल के दिखाना है। इसका पूरा सीरीज तुमको निकालना है, मतलब m और r दोनों का वैल्यू निकालना है। तो इससे हम लोग r का वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, r का वैल्यू निकला हुआ, अब m का वैल्यू निकालते हैं। r इसमें पुट कर दे 2, तो m/4 प्लस m/2 इक्वल टू -4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू क्या डालूं, ऐसे ही कर लो, 4 अगर डालूं मैं, -4 डालूं, -6 डालूं, -8 डालूं, -8 तो -2, -4 नहीं, 6 डालूं, 6 डालने से हाँ हो जाता है, -6 डालने से -3/2 और -3 ना। अच्छा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे, ऑप्शन नहीं दिया हुआ। हालांकि ऑप्शन दिया रहेगा तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। m/2 सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m बचेगा, ये 2m बचेगा, और इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 बचेगा। क्यों सबको 4 से मल्टीप्लाई किया, ताकि इसका डिनोमिनेटर ये और ये कट जाए, बस इसलिए हमने 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद m प्लस 2m कितना होता है, 3m इक्वल टू -16। m का वैल्यू क्या हो गया, -16/3। जी थोड़ा अलग वैल्यू आ रहा है, हाँ ठीक है। अब ये पूरा सीरीज में वैल्यू डाल के देखो, उससे अच्छा है इतना ही पूछेगा, m और r का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो इसको लिख लेना, m का वैल्यू क्या आया, -16/3, और r का वैल्यू हमारा 2 आया था। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट। ठीक है, हाँ, इस इक्वेशन से m का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाए। क्यों, क्योंकि इनका सबका मल्टीप्लिकेशन अगर दिया होता तब हम लोग m का वैल्यू निकालते, लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसा सेट किया है कि m का वैल्यू नहीं निकलेगा। वो क्वेश्चन में बोला m⁴ m × 4 इज विल बी इक्वल टू m r स्क्वायर, तो m कट गया।
हालांकि टेक्निक हमारा सेम रहा, एजम्पशन का टेक्निक ही मेन है यहाँ पे कि कैसे तुम सीरीज को एज्यूम कर रहे हो, मिडिल से एज्यूम कर रहे हो कि नहीं, यही मेन है। लिख लो फटाफट। या फिर यहाँ पे लिखो कि फाइंड थर्ड टर्म इन, यहाँ पे लिखना इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इतना है, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स थर्ड टर्म, ऐसा लिख लो तो m का वैल्यू ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका m का मैं ऑप्शन अलग अलग डाल दूंगा। ऑप्शन में डालो m का -16/3, -15/3, -14/3, -12/5। ये हो गया 18/3। ऑप्शन में ये सब लिख लेना इस क्वेश्चन के, 16/3, 18/3, 14/3, 12/5। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? बस ऐसे ही मजे को कंटिन्यू करना है। ये हो गया 7th 1 हो गया, बस 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसको सोच समझ के करना, थोड़ा सा बस पैटर्न पकड़ना है इसमें। फाइंड द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज है इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू कितना होगा, 3 के -3, इसमें कितना इंटू -3 ना, तभी तो इंटू -3, तभी तो माइनस से प्लस हुआ, फिर इसमें वापस इंटू -3, तभी प्लस से माइनस हुआ, ऐसे कहाँ तक जाता है 10 टर्म्स तक। ठीक है, तो इन सब का सीरीज में एडिशन करके कितना आएगा वो निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, आर का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, आर का वैल्यू लेस देन 1 है। कौन सा फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला हमने सम निकालने के लिए पढ़ा था, ए इंटू
आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, और एक हमने सम निकालने के लिए पढ़ा था ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन बाई वन माइनस आर। बाई वन माइनस आर, ये एक पढ़ा था। कौन सा यूज करेंगे? ये किसके लिए था? माइनस वन हो रहा है मतलब आर का वैल्यू बड़ा है वन से, आर ग्रेटर देन वन के लिए है ये, और यहाँ पे आर स्मॉलर देन वन के लिए, जब वन बड़ा है आर छोटा है। कौन सा यूज करें? सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला यूज नहीं करना है, क्योंकि आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है? -3 है, और विच इज आर इज स्मॉलर देन वन, वन से छोटा होगा ना -3, तो इसको यूज नहीं करना है। तो बस इसको, इस फॉर्मूले को यूज करना था, कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? 4, तो वैल्यू पुट करते हैं 4, ए का वैल्यू 4 पुट किया, 1 माइनस आर का वैल्यू है -3, तो -3 टू द पावर n। साइन जब नेगेटिव हो तो उसको हमेशा ब्रैकेट में रखना ताकि गलती ना हो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस -3। सही से पुट किया हूँ? किसी को कोई इशू है? आगे बढ़े, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस कितने टर्म्स है? अच्छा, n का वैल्यू भी दिया है, यहाँ पे कितने होना चाहिए? 10 दिया। -3 टू द पावर 10 क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ऑड है, पहले साइन क्या होगा? बाहर निकलेगा तो प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा ना। इवन अगर पावर होता है तो हमेशा प्लस निकलता है, माइनस भी अगर माइनस है यहाँ पे और पावर कितना है? ऑड है, तो माइनस निकलता है। एग्जाम्पल क्या है? -2 टू द पावर 3 या फिर -2 टू द पावर 2। इसमें क्या होगा? -2 इंटू -2 इंटू -2 निकलेगा क्या? -8। लेकिन इसमें क्या होगा? -2 इंटू -2 प्लस होके रह जाएगा, तो 4 होगा आंसर। ये प्लस में निकला बट ये माइनस में निकला, क्यों? क्योंकि ये माइनस इसलिए निकला क्योंकि ऑड था। तो बस इसको करना है, -3 टू द पावर 10, 4 इंटू 1 माइनस 3 टू द पावर 10 तो मुझे नहीं पता है ना। 3 टू द पावर 5 मैंने बोला था याद रखने के लिए, शीट में दिया हुआ था। कितना होता है 3 टू द पावर 5? परसेंटेज का शीट में है, जो याद करना होता है क्लास में फर्स्ट क्लास में दिया जाता है, ताकि वो जो बेसिक चीज़ें जो हम लोग टेबल भूल जाते हैं स्कूल के बाद, वो सब चीज़ याद हो। तो 2 टू द पावर 5 क्या होता है? 243। 243 होता है इंटू 243, इतना तो याद होना चाहिए। नहीं याद है तो लिख लेना, 3 टू द पावर 5 होता है 243। 3 टू द पावर 3 कितना होता है? वो तो याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243। 2 टू द पावर 5 है, तो मैंने 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5 लिखा, ताकि सॉरी 2 टू द पावर 5 नहीं, ये 3 टू द पावर 5 है, इंटू 3 टू द पावर 5 हो गया क्या? 3 टू द पावर 10, ठीक है। तो मैंने ऐसा करके लिख दिया, ये पॉजिटिव में ही आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर में आएगा तो माइनस साइन लगेगा, और 1 माइनस -3 हो क्या जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 कैंसल आउट हो गया, आंसर क्या हो गया? 1 माइनस 243 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 में से 9 माइनस करेंगे, 1 मतलब मान लो, और कैरी फॉरवर्ड अगर देते तो 11 माइनस सब में, अच्छा यूनिट डिजिट सबका सेम है, ठीक है, और सबका साइन भी माइनस में है, तो हमें थोड़ा अब कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। कोई टेक्निक है फास्ट इसका स्क्वायर निकालने के लिए 243 का?
कोई टेक्निक बताया क्या? बताया था ना। 240 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 24 का स्क्वायर? 576। ये सब याद करने के लिए दिया हुआ है शीट में, उसी शीट। 576 दो जीरो है, 57600 हो गया। अब बस तुमको 240 का स्क्वायर पता है, तुमको जाना किसके स्क्वायर पे है? 243 के स्क्वायर पे। इन दोनों को ऐड करो, 240 प्लस 243 कितना होता है? 483। इन दोनों में गैप कितने का है? 3 का। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और ऐड कर दो। 480 कितना हो जाएगा? इसमें कितने का गैप है? 17 का। कितने कदम दूर है? 17। 17 इंटू 3 51। 51 1500 ऐड करना है, और 5 8 9 1 0 माइनस 51 कितना होता है? 59049। एक गलती हो गया क्या? 7 3 जा 17 3 जा 51 होता है। हाँ ठीक तो है, 59049, ठीक है। अच्छा 1 ये था ना, वही। तो 1 माइनस 59049 होता है 59048, ये रहा, ठीक है। कैलकुलेशन फिर से बताता हूँ। 243 का स्क्वायर निकालना था और 1 उसमें से माइनस करना था। 243 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? पहले 240 का स्क्वायर हमको पता है, क्योंकि 24 का स्क्वायर हमने याद किया था, जो तुमने याद किया नहीं है। 24 का स्क्वायर होता है 576, 2 जीरो लगाए, 57600। अब 243 का स्क्वायर निकालना है, तो हमको पता है स्क्वायर निकालने का इजी टेक्निक क्या होता है? जहाँ से चल रहे हो, जहाँ पे जा रहे हो, उन दोनों को ऐड कर दो, कितने का गैप है उतना से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से इन दोनों को गैप था 3 का, और इन दोनों का एडिशन कितना होता है? 483। 483 इंटू 3 किए, आया 1500 माइनस 51। ऐसे करके मैंने सोचा दिमाग में, क्योंकि ये 17 कम है 500 होने में, 3 बस 17 कम है 500 होने में, तो 17 इंटू 3 51, वो मैंने उसको एक्स्ट्रा दे दिया, वो माइनस माइनस में बाद में कर लूँगा। इसको मैंने 500 सोचा, 500 इंटू 3 1500, और एक्स्ट्रा कितना मैंने दिया था? 17, 3 बार 17 3 जा 51, वो मैंने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया था। पहले 1500 ऐड किया, फिर 51 माइनस किया। इसमें 1500 ऐड किया 57600 में, तो हो गया 59100, उसमें से 51 माइनस कर लिया जो एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया था, तो हो गया 59049। वो 1 से मुझे माइनस करना था यहाँ पे, तो 1 माइनस 59049, 1 माइनस 59049, तो आंसर आता है माइनस 59048। ये है हमारा आंसर, ठीक है। 2 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट करेंगे, आगे बढ़े। इसको लिखा, लिखो फटाफट। आगे बढ़े, हो गया। दो क्वेश्चंस बचे हैं, इजी इजी क्वेश्चंस है।
देखो एक्स और वाई टू नंबर्स है हुज ए एम मतलब एरिथमेटिक मीन एंड जी एम मतलब जियोमेट्रिक मीन इज दिस एंड दिस। फाइंड द नंबर्स। हमको पता है एरिथमेटिक मीन क्या होता है। एक्स एंड वाई आर टू नंबर्स हुज, ये दो नंबर का एरिथमेटिक मीन दिया है 25, तो कैसे आया होगा x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 25, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, वो कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और वाई, इन दोनों के बीच में लाई करता है ज्योमेट्रिक मीन भी। और वो कैसे आएगा, रूट अंडर एक्स वाई, वो होता है कितना यहाँ पे 7, ठीक है 7 है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 25 और रूट अंडर एक्स वाई इज इक्वल टू 7, ये क्वेश्चन में दिया। और हमें एक बस ऐसे बता देता हूँ, और एक रिलेशन पता था ना, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये यहाँ पे सच है ना। अरिथमेटिक मीन का वैल्यू देखो ज़्यादा है ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द नंबर्स बताना है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, इजी है, ऑप्शन डालो, सॉल्व तो करना बाद में हम लोग सोचते हैं, अगर हम लोग ऑप्शन नहीं यूज़ कर पा रहे तो। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 प्लस 49 50 50 बाई टू 25, ये मैच कर रहा है। ये दोनों मिलके 51 बाई टू 25 नहीं होता है। ये दोनों मिलके 49 बाई टू 25 नहीं होता है। 2 प्लस 48 50 बाई टू 25 होता है। ये दो ऑप्शन मैच कर रहा है इस रिलेशन में, है ना। पुट करके देख रहे हैं हम लोग। उसके बाद इसको रिलेशन को हम लोग डालते हैं 2 इंटू 48, 2 यहाँ पे डालेंगे, अगर 2 इंटू 48 स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या वो 7 आएगा, नहीं आएगा। हमको पता है 7 किसका स्क्वायर है, सॉरी किसका स्क्वायर रूट है, 49 का स्क्वायर रूट है ना, क्योंकि 7 इंटू 60 49 होता है, तो 7 जो है स्क्वायर रूट हो गया 49 का, और 49 स्क्वायर हो गया 7 का, है ना। तो ये ऑप्शन मैच नहीं करता। ये ऑप्शन देखते हैं 1 इंटू 49, इस यहाँ पे अगर हमें डाल दूँ 1 इंटू 49, तो 1 इंटू 49 होता है। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 होता है। तो यही ऑप्शन राइट है। समझ में आ गया ना। बस नीचे लिख लेना यूज ऑप्शन, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसके नीचे ही है। इस क्वेश्चन को करो। व्हाट इज द सम ऑफ ये कौन से फॉर्मूला पे है,
व्हाट इज द sum of infinite geometric series with first term equal to 1 and common ratio half. फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो हाफ है, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कितना, हाफ, फिर हाफ से मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा कितना, 1/4, फिर हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1/8, फिर हाफ से मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा 1/16, ऐसे चलते जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इन सब को ऐड करके कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड में इसका आंसर निकल सकता है अगर तुमने याद रखा हो तो। मैंने क्या बताया था कि हाफ है, तुम मान लो तुम 2 भाई हो, तुमको आधा मिला, दूसरे भाई को क्या मिलेगा, आधा, तो आधा तुम्हारे भाई को मिल गया, बाकी तुम्हारा है। उस आधा में और एक तुम्हारा भाई हो गया तो उसको भी आधा तुमने दे दिया, आधे का आधा। अब तुम्हारा पास भी कितना बचा, जितना तुमने उसको दिया था, 1/4। ऐसे करके जब ये पूरा सीरीज बनता है तो इसको ऐड करके कितना आता है, मैंने क्या बताया था, 1 आता है। 1 + 1 2 है आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको फॉर्मूला से भी कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था इनफाइनाइट सीरीज का, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - r। ये किसके लिए है, जब r स्मॉलर देन 1 हो और इन्फिनिटी तक ज़्यादा हो सीरीज, है ना। तो इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे डाल देते हैं। फर्स्ट टर्म ये 1 है तो एक जगह 1 डाले और 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे, हाफ है तो हाफ डाले। तो 1 - हाफ क्या होता है, हाफ, 1/2। ये हाफ ऊपर जाके क्या पलट जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा 2। ये हो गया आंसर, ठीक है। बात समझ में आया ना। तो ये हमारा पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन खत्म हुआ। अब तुम्हारे ऊपर है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। अगर नहीं किए तो ऐसे दिमाग से निकल जाएगा, कुछ दिन रहेगा, ठीक है। थ्योरी सॉलिडिफाई हो जाएगा। ये QR कोड के फॉर्म में शीट में नंबर सिस्टम का मिला है, तो उसको बस रिवाइज करते समय एक बार देख लेना अगर कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो। और मॉक लगाने से पहले एक बार, या फिर एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार इजीली इसी शीट को देख लेना है, ठीक है। बस इतना ही है, इतना पे ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर।